क्या आप जानते हैं कि भारत में हजारों साल पहले ऐसी बहसें होती थी जहां किसी को हराना लक्ष्य नहीं होता था, बल्कि सत्य तक पहुंचना उद्देश्य होता था। आज सोशल मीडिया पर लोग पहले विरोध करते हैं और बाद में सुनते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में नियम बिल्कुल उल्टा था। पहले सामने वाले को पूरी ईमानदारी से समझो, फिर उत्तर दो। यही थी भारत की महान शास्त्रार्थ परंपरा, जिसे आज पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड डायलॉग और क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से पहचान रही है। वादे वाद जायते तत्वबोधः, निरंतर विचार विमर्श से ही सत्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शास्त्रार्थ क्या था, इसके नियम क्या थे और आज के लोकतंत्र तथा यूपीएससी के लिए यह कितना महत्वपूर्ण, इतना क्यों है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, प्राचीन दर्शन और शिक्षा। सोर्स हमारा डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड में प्राचीन भारतीय शास्त्रार्थ परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की। केंद्रीय विषय था हमारा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, प्रमाण आधारित बहस और आधुनिक शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता। जब पूरी दुनिया युद्ध से विचार तय कर रही थी तब भारत तर्कों से सत्य खोज रहा था। आज हम बात करेंगे शास्त्रार्थ परंपरा की, जो केवल धार्मिक बहस नहीं बल्कि भारत की सबसे विकसित बौद्धिक परंपरा में से एक है। यानी यह केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य के भारत की भी आवश्यकता है। लेकिन आखिर शास्त्रार्थ का वास्तविक अर्थ क्या है? तो देखिए, बहस दो प्रकार की होती है, एक जीतने के लिए, दूसरा सीखने के लिए। शास्त्रार्थ दूसरी वाली श्रेणी में आता है। शास्त्र अर्थात ज्ञान और अर्थ अर्थात उसकी व्याख्या। शास्त्रार्थ का उद्देश्य विरोधी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि दोनों पक्षों के तर्कों के माध्यम से सत्य तक पहुंचना था। यह एक अनुशासित, सार्वजनिक और साक्ष्य आधारित बौद्धिक संवाद था। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्य और ज्ञान की खोज भारतीय दर्शन का मूल आधार है। यानी शाब्दिक अर्थ आपने देखा, मूल चरित्र जो है वो इसका क्या है? अनियंत्रित वाद विवाद नहीं बल्कि अत्यंत औपचारिक बौद्धिक विमर्श, और विद्वान अपने दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिक व्याख्याओं और वैज्ञानिक प्रमेयों और विरोधी विचारों के विरुद्ध अपनी कसौटी पर परखते हैं। कल्पना कीजिए कि बिना इंटरनेट, बिना आधुनिक विश्वविद्यालय के फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। यानी शास्त्रार्थ की शुरुआत वैदिक काल की सभा समिति से मानी जाती है। उपनिवेशद में अनेक दार्शनिक संवाद इसी परंपरा के उदाहरण हैं। ठीक है। और बाद में नालंदा, तक्षशिला और जैसे विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय जो है, यही शिक्षा के मुख्य विधि बन गई। और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का। ठीक है। जहां द्वैत वेदांत बनाम कर्मकांड के ऐतिहासिक बहस हुआ, और 1869 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आयोजित काशी शास्त्रार्थ, जिसने आधुनिक सामाजिक धार्मिक सुधारों की नींव रखी। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ था, इसमें निर्णायक थी उभय भारती। ये आपको ध्यान रखना है, उभय भारती जो है निर्णायक थी। ठीक है। तो यह दिखाता है कि भारत में निष्पक्षता और विद्वता को कितना महत्व दिया जाता था। अगर लक्ष्य जीतना नहीं था तो फिर शास्त्रार्थ होता क्यों था? तो वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज, यानी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर खुली सहकर्मी समीक्षा यानी पीयर रिव्यू के माध्यम से परम दार्शनिक वैज्ञानिक सत्य की पहचानना, अकादमिक ग्रंथों का कठोर परीक्षण यानी मुख्य धारा के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले पहले नए दर्शन, तार्किक प्रणाली, टीकाओं की रक्षात्मक परीक्षण करना, और बौद्धिक सहिष्णुता का विकास यानी वैचारिक मतभेद के बावजूद विरोधी को सम्मान करने और धैर्यपूर्वक सुनने की संस्कृति को बढ़ावा देना। यानी ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि एकम शदम विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। तो अब सुनिए वह नियम जो आज
कि हर टीवी डिबेट को बदल सकता है। इसे कहते हैं पूर्व पक्ष सिद्धांत। पूर्व पक्ष का सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। यह शास्त्रार्थ परंपरा की सबसे अनूठी और अनिवार्य शर्त है। सिद्धांत किसी भी विद्वान को अपने प्रतिद्वंदी के मत सिद्धांत को आलोचना करने से पहले विरोधी और विश्व दृष्टिकोण को पूरी सटीकता निष्पक्षता से प्रस्तुत करना होता है। विरोधी की सहमति अनिवार्य है। वक्ता को विरोधी का पक्ष इस तरह रखना होता है कि विरोधी स्वयं कह उठे, हाँ यही मेरा सिद्धांत है। प्रशासनिक महत्व, इसके लिए प्रतिद्वंदी के दृष्टिकोण के गहन पूर्वाग्रह मुक्त धैर्य पूर्वक सुनना आवश्यक होता है। आज के समय सक्रिय श्रवण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है एक्टिव लिसनिंग। अब जब विरोधी को सही समझ लिया जाता था तब शुरू होता था वास्तविक शास्त्रार्थ, यानी उत्तर पक्ष तार्किक प्रस्तुति। तो जब विरोधी दृष्टिकोण को निष्पक्षता स्थापित हो जाता तो विद्वान अपना प्रतिवाद उत्तर पक्ष रखता था। व्यवस्थित खंडन यानी उत्तर पक्ष के अंतर्गत तथ्य, पाठ्य साक्ष्यों और अकाट्य ठोस तर्कों का उपयोग करके विरोधी के तर्कों को बिंदुवार व्यवस्थित रूप से खंडित किया जाता था। बौद्धिक गहराई की, तो यह प्रक्रिया किसी भी विषय के दोनों पक्षों की गहराई को समझने और वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। यानी नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमहि विद्यते, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। साक्ष्य आधारित नियम। अब नेक्स्ट है कि क्या उसी समय भी बहस के नियम होते थे। तो साक्ष्य आधारित नियम और निष्पक्ष मध्यस्थ जूरी। तो देखिए प्रमाण, तो बहस के दौरान किया गया प्रत्येक दावा प्रमाण द्वारा समर्थित होना अनिवार्य था, जैसे प्रत्यक्ष अनुभव या अवलोकन, अनुमान, तार्किक निष्कर्ष या डिस्कशन, भावनात्मक आवेश पर रोक, यानी व्यक्तिगत आक्षेप, चिल्लाना, भावनात्मक आवेश में आना प्रतिभागी के तुरंत अयोग्य घोषित कर देता था। मध्यस्थ यानी द न्यूट्रल रेफरी, यानी बहस की निगरानी उच्च कोटि के निष्पक्ष विद्वानों या न्यायाधीशों को एक जूरी करती थी जो पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तर्कों के आधार पर अंतिम निर्णय सुनाती थी। लिंग्विस्टिक मास्टरी एंड मॉडर्न एडेप्टेशन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, तो उसी समय क्या उसी समय बहस के भी नियम होते थे? तो हाँ, और बेहद कठोर, और हर तर्क को प्रमाण देना होता था। किसके? अनुमान के लिए, स्वीकृति प्रमाण, इन सब चीजों के लिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे शोर है लेकिन संवाद कम है देखा जाए तो यहाँ शास्त्रार्थ आज भी प्रासंगिक बन जाता है। आज नालंदा विश्वविद्यालय इस परंपरा को आधुनिक शिक्षा में पुनर्जीवित कर रहा है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च, एकेडमिक डिबेट हो गया, पीयर रिव्यू, इन सब चीजें दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर भाषाई निपुणता, आधुनिक प्रासंगिकता। तो मौखिक और भाषाई कौशल की अगर हम बात करते हैं तो मौखिक गति, सटीक शब्दावली, व्याकरण सम्मत स्पष्ट अभिव्यक्ति और तीव्र प्रत्युपन्नमतित्व की आवश्यकता होती थी। आधुनिक युग में पुनरुद्धार किया तो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं द्वारा इसे बहुभाषी शैक्षिक क्षेत्रों के अनुकूल बनाया जा रहा है। आधुनिक विमर्श की तो आज सोशल मीडिया, समाचार चैनलों, शोर शराबे वाली बहसों के विपरीत शास्त्रार्थ हमें सिखाता है कि बिना करवाहट की असहमति कैसे दर्ज की जाए। वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी में अगर प्रश्न आए तो हमें किन किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और तो इसके लिए जो है हाई वैल्यू कीवर्ड है, ठीक है, प्रमाण शास्त्र हो गया, पीयर रिव्यू कल्चर, डायलेक्ट सिस्टम हो गया, इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस, ऑब्जेक्टिव इन डिस्कोर्स। अब देखिए दार्शनिक और प्रशासनिक दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो सत्यमेव जयते, यह केवल राष्ट्रीय आदर्श वाक्य नहीं है बल्कि शास्त्रार्थ की आत्मा भी है। तो इसमें अंतिम लक्ष्य, शास्त्रार्थ का अंतिम लक्ष्य किसी व्यक्ति को हराना नहीं बल्कि सत्य की विजय सुनिश्चित करना। यह पेपर 4 में भी सत्यनिष्ठा वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों से सीधे जुड़ता है, ठीक है। तो क्या शास्त्रार्थ केवल इतिहास बनकर रह जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज जब समाज ध्रुवीकरण और सूचनाओं के शोर से जूझ रहा है तब भारत की यह परंपरा हमें सिखाती है, पहले सुनो, फिर समझो और अंत में तर्क दो। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है। आ नो भद्राः क्रत्वो यन्तु विश्वतः, चारों दिशाओं से सर्वश्रेष्ठ विचार हमारे पास आए, यही भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है। तो निष्कर्ष में
तो शास्त्रार्थ परंपरा प्राचीन भारत की वैज्ञानिक तार्किक सोच का जीवंत प्रमाण है। ज्ञान के इस लोकतांत्रिक और साक्ष्य आधारित मॉडल को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करके हम अधिक सहिष्णु, तार्किक और विचारशील समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आज की बहस में शास्त्रार्थ जैसी संस्कृति लौटनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और यूपीएससी और भारतीय संस्कृति से जुड़े गहन विषय को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक भारतीय ज्ञान परंपरा और यूपीएससी के नए सिलेबस एंड टॉपिक के साथ। तो आपको एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।